नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम एक बेहद ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, जो हमारे और आपके हाथों में हर पल रहता है, मोबाइल फ़ोन, और जो चलता है इंटरनेट से। हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में ये जो जुड़ाव है इंटरनेट के माध्यम से है, जहाँ घंटों का काम मिनटों में, चंद पल में होता है। और ये जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, जिससे लगभग आज इंटरनेट और कंप्यूटर से ही हर जगह पर काम किए जाते हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या फिर प्राइवेट। और इस तरह से पैसों का आदान प्रदान भी इंटरनेट के द्वारा होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लाखों और करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। जब आज के इस बदलती जीवन शैली में हमारी पूरी ज़िंदगी ही इंटरनेट पर आधारित हो चुकी है, तो इंटरनेट की सुरक्षा जो है वो कितनी ज़रूरी है हम सभी के लिए। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हर एक आयु वर्ग में लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो महीना चल रहा है, साइबर क्राइम का अवेयरनेस बताने वाला महीना है। तो इस विषय पर हम आज बात करेंगे कि साइबर सुरक्षा क्या है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं एक बेहद ख़ास मेहमान। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम के विदुष सक्सेना जी। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसा कि मैंने बोला कि आज घंटों का काम मिनटों में होता है, मिनट भी शायद ज़्यादा है। तो साइबर सुरक्षा क्या है और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो यही बताइए। देखिए ललिता जी, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, आजकल जो एज है वो डिजिटल एज के नाम से जानी जाती है। हर कोई मोबाइल पे है, हर कोई इंटरनेट पे है। मैं कुछ आंकड़ों से आपको बताना चाहूँगा कि साइबर सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। हमारे देश में हर 10 सेकंड पे एक साइबर कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है। 10 सेकंड पर? पिछले ही साल लगभग 10 लाख कंप्लेंट हमारे साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर हुई हैं। 10 लाख बहुत बड़ी संख्या है। जी। और बहुत से लोग रिपोर्ट भी नहीं करते कुछ कारणों की वजह से। और इसको अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं, अगर इसमें जो हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने करीब 24,000 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड में गंवाए हैं पिछले वर्ष। तो अगर इसकी हम भव्यता को देखें तो ये बिल्कुल एक बीमारी की तरह, संक्रमण की तरह फैल रहा है। और हमारे जो नागरिक हैं अपना पैसा, जो जमा पूंजी है, इसके खोते जा रहे हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये मोबाइल, इंटरनेट जो हमें सुविधा मिली है, अगर इसमें हम सतर्क और जागरूक नहीं रहे तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग इसमें वल्नरेबल हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इसके कभी ना कभी शिकार बन जाएंगे। जी, साइबर सुरक्षा, मैंने अभी आपने इतनी अच्छी बात बताई। तो सर, पैसा बचाना, कमाना, हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने चरित्र का निर्माण, समाज का, परिवार के लिए ही निकल रहे हैं। और वो पैसा कोई अपराध करके ले जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके ये तब और होता है कि इसके लिए कोई वर्ग निर्धारित नहीं है, चाहे वो पढ़े लिखे वर्ग हो या फिर ना हो। तो वो लोग भी इस जालसाजी में आते हैं। तो वो लोग कैसे समझें इसको? जी बिल्कुल, आपने सही किया ललिता जी, सही कहा। हमारे डिवाइसेस आसपास के स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग उतने स्मार्ट नहीं हो पा रहे। इसमें ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं, ट्रेंड जो देख रहे हैं, पढ़े लिखे ही लोग इसमें ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमारा जो समाज है वो इवॉल्व कर रहा है, आगे समाज आगे बढ़ रहा है, डिजिटल एज पे जा रहा है, वैसे ही हमारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। वो भी अपना जो अपराध करने का तरीका है उसको और तकनीकी रूप से और वो बना रहे हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले छुरी चाकू लेके निकल जाते थे, रोड पे निकल जाते थे। अब वो मोबाइल डिवाइस लेके इंटरनेट पे निकल जाते हैं। अब वो पहले आपके शरीर पे वार करते थे, अब वो आपकी मानसिकता पे वार करते हैं। वो आपको डर दिखा के, लालच दिखा के, भय दिखा कर, आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके ट्रिगर करते हैं। जल्दबाजी में आप रहते हैं, इतनी बिजी लाइफ है, उसमें आपसे गलत डिसीजन करवाते हैं। तो इस प्रकार से साइबर क्रिमिनल आपको टारगेट करते हैं। और इसमें जब आप फंस जाते हैं तो फिर आप इसका कोई लिमिट नहीं होता कि आप कितने पैसे गंवा दें। जी, तो वो हमें टारगेट करते हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर हम सतर्क हैं तो वो हमसे भी ज़्यादा सतर्क हैं। तो हम इससे बचे कैसे सर? इसका भी तो कोई ना कोई तो उपाय होगा, कोई तरीका होगा। देखिए, सबसे जो पहला उपाय है वो जागरूकता। ये कहावत है, एक बहुत सीनियर ने मुझसे कहा था कि साइबर क्रिमिनल्स आपका डिवाइस हैक नहीं करते आप तक पहुंचने के लिए, साइबर क्रिमिनल्स आपको हैक करते हैं आपके डिवाइस से पहुंचने के लिए। अगर इस बात को समझे तो जैसे मैंने बताया, वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं। उसमें भय, डर दिखाते हैं, तो उसको यूज़ करके वो आप तक पहुंचते हैं। पहले ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं ताकि आप वल्नरेबल हो जाए, और फिर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो उसे साझा कर देते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो साइबर क्रिमिनल्स के अगर हम जागरूकता
अगर हम सतर्क रहें, अगर हम इन्फॉर्मेशन रहे कि किस किस प्रकार के हथकंडे साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे, अगर उसके बारे में हमें पता रहे, तो हम इन चीज़ से अपना बचाव कर सकते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमसे कहा था कि पहले भी कि कोई आपसे अननोन आदमी या नोन लिंक पर क्लिक करने से पहले रुकिए, थोड़ी देर सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। तो ये फंडा अगर हमने अपना लिया, चाहे ज़िंदगी में भी कहीं पे भी, तो इससे हम अपना बचाव साइबर क्राइम से कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया पर लोग छाए हुए हैं, कहीं गए, एक क्लिक किया और हमने अपलोड कर दिया। बहुत सारे ऐसे किस्से अभी सुनने को मिले। अगर हम एक नज़र पीछे देखें तो बहुत सारी हम खुद की मुश्किल में खुद से पड़े हैं। तो एक तरह से हम अपने डाटा को खुद ही साझा करते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? और अगर कोई भी व्यक्ति इस क्या कहते हैं उनके अपराध करने के तरीके में फंस गया है, तो वो अपने आप को कैसे बचाए फिर इससे? मैं आपको पहले बताता हूँ किस किस तरीके से लोग फंस जाते हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, डेटा साझा कर देते हैं। हाँ, तो खुद ही जाके हम यहाँ पर हैं और हम वहाँ पर। एक सेइंग है आज के ज़माने में, डेटा इज़ द न्यू गोल्ड। डेटा सही में न्यू गोल्ड है। अगर किसी के पास आपका डेटा है तो आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। डेटा कहाँ कहाँ से लीक हो जाता है? डेटा, आप हर जगह अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप डेटा शेयर कर रहे हैं। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अपना डिटेल, एड्रेस वगैरह सब डाल रहे हैं। आप बैंक में जाते हैं, अकाउंट्स का लोन लेते हैं, वहाँ अपना शेयर कर देते हैं। बहुत अन्य तरह तरह के जगह माध्यम से अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, और ये डेटा जो है वल्नरेबल है। बहुत सी वेबसाइट्स है जिसमें सिक्योरिटी प्रोसीजर्स इतने उच्च कोटि के नहीं होते, वहाँ से डेटा लीक हो जाता है, हैक हो जाता है, और ये डार्क वेब पे जाके बिकता है डेटा। वहाँ से साइबर क्रिमिनल्स खरीदते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, डेटा प्रोफाइलिंग करते हैं। जहाँ पे पहले क्रिमिनल्स रेकी करते थे, अब वो आपके डेटा प्रोफाइलिंग करते हैं। आपको टारगेट करते हैं कि ये इस बिहेवियर का आदमी है, ये रिटायर्ड है, इसके पास फंड होगा, इसको अगर मैं इस तरह से डराऊँ तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो पहले तो वो इस तरह का डेटा का यूज़ करते हैं। फिर किस किस तरीके का हम इस डेटा के यूज़ से किस किस तरीके के अपराध देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अभी आपको वाराणसी से ही बताना चाहूँगा जो अपराध हमने देखे हैं। डिजिटल अरेस्ट का काफ़ी बड़ा एक बड़े केसेस आए हैं जिसमें लोगों ने लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए गंवाए हैं जी। एक रिटायर्ड टीचर ने 3 करोड़ रुपए तक, 3 करोड़ तक। अब अपराधी को कैसे पता कि इसके पास 3 करोड़ है, इनके पास कैसे है? उसने उनकी प्रोफाइलिंग करी। ये अभी रिटायर्ड हुए हैं, इनके पास ये फंड है, इन्होंने ज़मीन बेची है, बैंक से डेटा निकला है, इनके पास ट्रांजैक्शन, ये सब डेटा जो है वल्नरेबल है। तो उन्होंने टारगेट किया। अब डिजिटल अरेस्ट का मैंने आपको नाम लिया, डिजिटल अरेस्ट के बाद 2 मिनट में बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, पुलिस अधिकारी, ईडी या फिर सीबीआई का अधिकारी बनकर आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे आपका पार्सल या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं फंस गया है, या फिर किसी इलीगल स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में आपका ये डॉक्यूमेंट पार्सल आपका यूज़ हुआ किया गया है। तो इसमें जो है आपके ऊपर FIR केस हो गया है और इसमें आपको अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इस तरह का भय दिखा के वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं और आप डर जाते हैं। सीधा सादी आदमी बेचारा डर जाता है और वो उसकी एवज में उससे पैसे ऐंठ लेते हैं। एक नया तरीके का हम देख रहे हैं जिसमें लालच को हथियार बनाया जा रहा है, वो है इन्वेस्टमेंट स्कैम। इन्वेस्टमेंट स्कैम में क्या होता है, आजकल शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का बहुत बूम है, पॉपुलर बहुत हो रहा है। काफ़ी कहानियाँ हमने सुन ली है, जस झुनझुनवाला जी उनको, तो सब लोग चाहते हैं कि हम भी शेयर मार्केट में पैसे कमाएं, अच्छी बात है। बट अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो उसमें हमें लॉस होगा। वो कैसे हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, आज का अननोन लिंक से आपको ग्रुप में ऐड करा देते हैं व्हाट्सएप पे। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया कैसे बचाव कर सकते हैं। उसमें ग्रुप में ऐड करा दे, उस ग्रुप में उसके फ्रॉडस्टर्स के ही साथी होते हैं। वो रोज़ डेली आपको व्हाट्सएप पे डालेंगे, आज मेरा इतना मुनाफा हुआ, आज मेरा इतना मुनाफा हुआ। आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मेरे को भी शायद हो जाए मुनाफा अगर मैं ट्राई करूँ। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक पड़ा होते हैं, APK फाइल होती है। वो जो लिंक होता है वो ऐसी मलिशियस ऐप्स का होता है जो फ्रॉड ऐप होती है। वो आप क्लिक करते हैं, आप उसमें पैसा डालते हैं और आप डालेंगे 10,000, वो दिखाएगा 20,000, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में। वो फेक अमाउंट दिखाता है, बलून अमाउंट दिखाता है वहाँ पे। अब जब आप ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं, शुरू में आपको रिटर्न भी देता है ताकि आपका ट्रस्ट जीते, भरोसा जीते, साइकोलॉजिकल। देखिए वो आपको हैक कर रहा है, आपको डिवाइस को अभी तक नहीं हैक किया, वो आपको हैक किया। तो जब आपको उसने कॉन्फिडेंस आपका गेन कर लिया, फिर आपसे बड़ा अमाउंट लगवाता है, और जब आप बड़ा अमाउंट लगा देते हैं फिर वो वापस नहीं करता, वो आपको ब्लॉक कर देता है। ऐसे ही हमने देखे हैं जहाँ 1 करोड़ रुपए लगा चुके हैं लोग। आज के समय में जब इंटरनेट इतना बढ़ चुका है, कह सकते हैं कि वो छोटी से बड़ी राशि कोई हो तो हम उसको चंद पलों में एक ऐप के ज़रिए हम उसको देते लेते हैं, आदान प्रदान होता है। और जब इस तरह से हमारे ये कह सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र से जब इस तरह से धोखाधड़ी होती है और जब हमारे अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं, और उसमें एक बड़ी बात ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संकोच होता है, ये शर्म होती है कि अगर मैं इसे बाहर ले जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। तो ऐसे लोग कैसे बचे, और अगर ऐसा हो तो वो करे क्या फिर? देखिए, आपने बैंकिंग ऐप्स का बताया, अब सभी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, उसमें हमें सतर्क रहना है।
पहले तो सबसे पहले कि आपको ऑनलाइन कोई लिंक मिले, अननोन लिंक है या अनवेरिफाइड ऐप है, उसे डाउनलोड मत करिए। कोई भी APK फाइल अगर आपको भेजता है उसको डाउनलोड मत करिए। यानी वो APK फाइल उस पे रहता है, उस पर APK फाइल क्या होती है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है। उसके पीछे ऐसी कोडिंग की जाती है कि आपके डिवाइस को हैक कर ले। डिवाइस हैक करना मतलब आपके जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स भी हों, जो आपकी बैंकिंग ऐप है, उसको भी वो हैक करके जो साइबर फ्रॉडस्टर है उसके पास पहुंचा देता है। तो पहले तो इन लिंक से बचाव करना चाहिए। और जब भी बैंकिंग का ऐप्स का यूज़ करें, जो पासवर्ड यूज़र नेम हो तो ऑटो सेव पे मत डालिए उसे कभी, क्योंकि ऑटो सेव अगर वो हो जाए तो कभी भी उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, या अन्य वेबसाइट या अन्य ऐप जो भी चल रही है। आप जब भी देखेंगे आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स चल रही होती हैं, उनके पास परमिशंस होती हैं। उस परमिशंस में कभी आप जाके देखिएगा तो इतना सारा डेटा वो आपका एक्सेस कर रहे होते हैं जो उनको ज़रूरत भी नहीं होती। तो मेरा एक अनुरोध भी रहेगा सबसे कि आप परमिशंस में जाके जरूर चेक करिए कि जिन ऐप्स को वो परमिशंस नहीं चाहिए, किसी को कैमरा की क्यों ज़रूरत है, कैमरा, माइक्रोफोन, आपकी फ़ोटोज़ एक्सेस कर रहा हो, तो ये सब जाके चेक करिए, उस पर थोड़ा सा जाके देखिए। और दूसरा, अगर आपके साथ अगर क्राइम हो भी जाए, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो भी जाए, तो आप तुरंत जो है 1930 पर डायल करिए। 1930 पर डायल करिए। ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप तुरंत 48 घंटे के भीतर अगर कॉल कर दे तो बहुत संभावना है, 99% संभावना है कि आपका पैसा होल्ड होकर वापस मिल जाए, रिटर्न हो जाए। बट आपको क्विकली इसमें रजिस्टर अपनी कंप्लेन करानी पड़ेगी 48 घंटे के अंदर। इसके बाद भी अगर बीत जाता है समय, तो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, नेशनल इसका cybercrime.gov.in इसका URL है, इस पर जाके भी आप रजिस्टर कंप्लेन करा सकते हैं। ये जो माह चल रहा है सिक्योरिटी अवेयरनेस का है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि सरकार को ये घोषित करना पड़ा? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जब एक ऐसा समय है, सभी लोग एक जागरूक तो हैं, पर हर कोई नहीं समझ पाता है कि हमारे ब्रेन से लोग खेल रहे हैं। तो ये क्या ज़रूरत पड़ी सर इसकी, ये बताइए। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब ये सिटी और डिस्ट्रिक्ट इशू नहीं रहा, लोकल इशू नहीं है, ये नेशनल कंसर्न बन गया। जैसा मैंने आपको बताया 24,000 करोड़ रुपए हमारे सिटीजन्स खो चुके हैं, तो एक पैरेलल इकोनॉमी है। इसकी इतनी गंभीरता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आके अपने मन की बात में इसको एड्रेस करना पड़ा। तो ये हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है साइबर जो अपराध है। और इसमें जो मेनली जो हम देख रहे हैं, इसमें एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। अब जो देश का पैसा है वो अभी चाइना, पाकिस्तान साइफन ऑफ होकर यहीं जा रहा है थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग या थ्रू क्रिप्टो के थ्रू। और अभी मैं आपको बताऊं तो इसकी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। लाओस, कंबोडिया में 3000 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो साइबर क्राइम का सेंटर चला रहे हैं पूरा। वहाँ से कॉलिंग होती है आपको, जो डिजिटल अरेस्ट की कॉलिंग होती है, फ्रॉड लिंक्स बनाए जाते हैं, वहाँ से ऑपरेट हो रहा होता है। तो ये एक नेशनल कंसर्न बन गया, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये मंथ जो साइबर अवेयरनेस मंथ है, इसमें सब लोग भागीदारी करें, उसमें सब जागरूकता अपने अपने लेवल पे फैलाएं। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आज मुझे सुन रहे हैं तो अपने घर में 10 लोग को जाके ज़रूर इस बारे में अवेयर करें और अपने घर का इन्फ्लुएंसर बने। और सर अब कार्यक्रम में वक्त कम है, तो चलते चलते मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि हमारे दर्शक जो भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, अपने भले के लिए करते हैं, और ऐसा ही हो, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश आपसे यही रहेगा कि इंटरनेट की दुनिया बहुत वाइड है, वास्ट है, हमें नहीं पता, बहुत अनजान खतरे भी हैं वहाँ पे। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो हम उसमें खतरे में पड़ सकते हैं और अपनी जमा पूंजी हो गई या अपनी इज्जत हो गई या फिर हमारा जो रेपुटेशन है वो सब हम उस पर खो सकते हैं। अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाए तो आप 1930 पर डायल करिए, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करिए। यहाँ एक और चीज़ है, अगर आपका जैसे मोबाइल भी हम लोग देखते हैं, मोबाइल मिसयूज़ होता है या फिर आपको अननोन नंबर से कॉलिंग आती है, सस्पिशियस नंबर लगता है, तो संचार साथी पोर्टल है, वहाँ पे आप जाके अपने नंबर पे अगर कोई और चला रहा है तो उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हैं। तो संचार साथी पोर्टल है। बाकी हमारे हर थाने पे साइबर हेल्प डेस्क एक हमने ऑपरेट करी हुई है, जिस पे आप पे अगर कुछ भी घटना हो जाए या कोई भी शिकार हो जाए तो उस पर आपको मदद की जा सकती है। और साइबर क्राइम थाना भी है जहाँ पे बड़े बड़े साइबर क्राइम अपराधों के विवेचना कर हम लोग निस्तारण करते हैं। सर, एक व्हाट्सएप से जुड़ी बात आप बता रहे थे, कृपया वो भी बता दें। जी, सोशल मीडिया पे जैसे हम लोग रहते हैं, व्हाट्सएप आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कुछ आपसे टिप्स बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे जो है ऑटो डाउनलोड का फीचर आप ऑफ करके रखिए। आप उसमें एक फीचर होता है, प्राइवेसी में जाके देखिए, साइलेंस अननोन कॉलर्स कर दीजिए ताकि आप अननोन कॉलर से बच जाए। व्हाट्सएप पे कोई भी अननोन लिंक आए, अनवेरीफाइड लिंक आए या कोई भी आपको ग्रुप में ऐड किया जाए, उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए और लिंक पे क्लिक मत करिए। ये कुछ सावधानियां हैं। और व्हाट्सएप अगर हैक हो जाता है अगर आपका, उससे बचने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उस हैक से बचने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ज़रूर एनेबल करिए ताकि आपका व्हाट्सएप या अन्य भी कोई फेसबुक है वो चीज़ें हैक ना हो। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि साइबर सुरक्षित रहें और ये चीज़ जागरूकता आप अपने माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। बदल रहा है भारत,
आगे बढ़ रहा है भारत, और ये जो टेक्नोलॉजी है आए दिन ये हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। तो हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, और इतनी अच्छी जानकारी है आप इसे ज़रूर अपनाएंगे और अपने जीवन में आगे लाएंगे और अपने अपनों का भी साथ देंगे। तो सतर्क रहिए और सावधान भी रहिए, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इतने अच्छे से विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम सर विदुष सक्सेना जी आए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विषय के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।